चलो जी, तो सेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ सेट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इस वजह से दिए गए हैं ताकि हम लोग प्रोबेबिलिटी और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सेट्स एंड वेन डायग्राम क्योंकि हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी थी और हमें पता है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, तो उसके कॉन्सेप्ट समझा के बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कल हम लोगों ने एक बात की थी और के मामले में, तो वो वाली चीज़ अब यहाँ पे हम लोगों को जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो मेरे पास ए और बी, ठीक है, अब ये एज अ सेट नहीं है ये मेरे पास, अब ये एज अ इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो मैं कहूँगा पी ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी हो तो मैं बोलूँगा पी बी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब याद रखना हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होती है ए यूनियन बी, और एक चीज़ होती है ए इंटरसेक्टिंग बी। आई होप याद ही होंगी दोनों चीज़ें। ए इंटरसेक्टिंग बी कहते थे हम इसे, और ए यूनियन बी हम लोग कहते थे इस पूरे को। ठीक है, ऑन सीन है। और जब हम लोग ए यूनियन बी निकाला करते थे, एन ए यूनियन बी जब हम लोग निकाला करते थे, तो हम लोगों के पास एक चीज फॉर्मूला होता था कि हम लोग एन ए के जितने लिखे हुए होते थे यहाँ पर, लेट सपोज 10, यहाँ पे लिखे हुए हैं लेट सपोज 20, तो ए के जितने लिखे होते थे वो प्लस बी के जितने लिखे होते थे वो करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोड़ते नहीं थे, ऐसा ही है, हम लोग यहाँ पर छोड़ते नहीं थे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ दें तो उसके अंदर वो वाले दो दफा आ जाएंगे जो हमारे पास कौन से हैं, कॉमन वाले हैं। ठीक हो गया? कॉमन वाले ए में हैं तो वो उस लिहाज से भी आ गए, और बी में हैं तो बी के लिहाज से भी आ गए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि वो दो दफा आ गए तो हम लोगों को उसे क्या करना है, एक दफा कम कर देते। तो हम लोग करते थे माइनस एन ए इंटरसेक्टिंग बी। ए इंटरसेक्टिंग बी का क्या मतलब हो गया, कॉमन बिटवीन ए एंड बी, कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये तो सेट नोटेशन की बात हो गई जो हम लोग ओ लेवल्स में किया करते थे। ठीक है, अब कल मैंने एक बात की थी कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, कॉप्स आर किड्स वाला जो क्वेश्चन था हमारा, और उसी जैसा एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ है हॉट कड़ी वाला, ये तुम लोगों ने पास पेपर्स में देखे होंगे। ठीक हो गया? तो हम क्या करें, सबसे पहले अगर वैसा एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे इसी में प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। ठीक है, यही टर्मिनोलॉजी थी उसमें। देखो ए और बी और बोथ, तो इसका मतलब तो हम लोगों को लग रहा है कि ये पूरा ए और पूरा बी की बात हो रही है, तो मैं पूरा ए पूरा बी ले लूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरा ए और पूरा बी ले लेता हूं तो याद रखना जो उनका कॉमन पार्ट है वो दो दफा आ गया, जो उनका कॉमन पार्ट है वो दो दफा आ गया। ठीक है, तो अगर कॉमन पार्ट दो दफा आ गया है तो एक दफा एमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी की सेंस में हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी। ठीक हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो यहां तक की बात क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी, ये बात हमेशा याद रखना जब भी इस तरह की क्वेश्चन की वर्डिंग हो। देखो S1 में याद रखना क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना तो तुम लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस किया करो क्वेश्चन पढ़ने पर। S1 में क्वेश्चन की वर्डिंग्स होती हैं बहुत मेन जो हम लोगों को बताती हैं कि क्या करना है। तो जब भी ए और बी और बोथ का वर्ड देखो या कुछ इस तरह से मिलता जुलता देखो तो याद रखना हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने लगाना है। तो कल भी हमने ये कॉन्सेप्ट किया था लेकिन सही तरह समझा नहीं सके थे क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ नहीं था, तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इंशाल्लाह अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, कल मैंने ये जब क्वेश्चन किया तो किसी बच्चे ने सवाल किया नहीं, लेकिन और कई एक केस था, लेकिन उसमें मैंने जैसे बॉल्स वाले जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने और कई एक केस था, मैंने कहा कि रेड और ब्लू
तो मैंने सिंपल रेड की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी ऐड की थी उसके अंदर मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया था। तो उसमें किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि सर अभी आप बोल कर आए हैं कि और में माइनस भी होता है, इसमें आपने माइनस क्यों नहीं किया। तो उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी whenever event A and B don't have any common events, so no need to subtract probability of A and B। हाँ भाई, समझते हो बात को? तो तब जरूरत नहीं पड़ती जब दोनों इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे होते। समझ गए बात? ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। तो ये बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो सेट्स के कॉन्सेप्ट यही थे हमारे पास, ठीक है। अब जरा नीचे आते हैं और कुछ चीजें हमें और देखनी है। कुछ वर्डिंग्स ऐसी देता है जो हम लोगों को करनी पड़ती हैं। अच्छा सुनो जरा, ये देख लो एक कि वो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन देता है कभी कभार, ये बात याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग सोचे, लेट सपोज मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 3/6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने कहा ये भी कितनी 3/6 ही ले लेते हैं, ठीक है। ई की भी और ए की भी। अब मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए क्या होगी। अच्छा, ई एंड ए का मतलब क्या होता है? ई एंड ए का मतलब होता है कि ई और ए के बीच जो कॉमन है, ई और ए के बीच जो हमारे पास क्या है, कॉमन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी ए कॉमन पार्ट निकालना है। अच्छा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई एंड ए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ई एंड ए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है इस बात का मतलब, अभी पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो ए एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख दिया। या फिर अगर मैं तुम लोगों को बोल देता कि ई एंड ए आर दी ओनली इवेंट्स, तब भी तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते, ठीक है। अगर मैं बोल देता ई एंड ए आर दी ओनली इवेंट्स, तब भी तुम लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते। अच्छा, और वैसे भी ये हम लोगों को लग रहा था कि ई एंड ए आर दी ओनली ऑप्शंस, ठीक हो गया। तो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी यही होता है कि हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अगर वो पूछ रहे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए, तो हम बोलेंगे 0, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी यही होता है कि हमारे कुछ कॉमन नहीं है। तो ये सारी बातें अभी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। अब सेकंड बात मैं पूछ रहा हूं, पी ई और ए अगर वो बोले, मैं ये बता रहा हूं कि इस वर्डिंग में भी आता है क्वेश्चन, वरना इसका कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर चुके, लेकिन इस वर्डिंग में जब क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे देखना है। तो उसके लिए तुम्हें इन लोगों को एक तो सेट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो ऊपर डिस्कस कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो एक ए यूनियन बी का फॉर्मूला डिस्कस किया ऊपर, और कुछ भी नहीं किया, ये भी बता देता हूं मैं तुम लोगों को। अच्छा, नीचे जाके कुछ बातें, कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। ई और ए का मतलब क्या है भाई? ई और ए का मतलब अगर मैं उसमें बताऊं तो ई यू ए, ये मतलब है, ठीक है। और ई, अच्छा इसे भी सेट नोटेशन में बता देता हूं, ई इंटरसेक्शन ए। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ई और ए क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे सर ये 1 होगा, ये होगा 3/6 प्लस 3/6, दैट इज 1। मैंने कहा ठीक हो गया, मैं कहा ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया भाई? ऐसे ठीक हो गया कि ऑब्वियस सी बात है, जब ई और ए में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं सिंपली प्लस करूंगा उन्हें, माइनस नहीं करूंगा कुछ भी। जैसे ऊपर मैंने अभी तुम लोगों को डिस्कस किया कि जब हमारे पास कुछ भी कॉमन पार्ट हो, जब भी हमारे पास कॉमन इवेंट ना हो, सॉरी, जब भी हमारे पास कॉमन इवेंट ना हो, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। कहीं तुम लोग ये हो जाओ कि भाई सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ऑन सीन है, तो कहानी अपनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से ही स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है हमारे पास दो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी मिला हुआ ना हो। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा डिसजॉइंट हो, मतलब डिसजॉइंट हो, बहुत ज्यादा डिसजॉइंट हो नहीं, डिसजॉइंट हो। अगर मैं सेट नोटेशन में बना के दिखा दूं तुम लोगों को, ठीक है, तो और सॉरी, तो दो इवेंट हैं ए और बी, और ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिसजॉइंट है, दोनों बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए, दोनों डिसजॉइंट है। तो ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नल हो, व्हेन ए इंटरसेक्शन हमारे पास नल हो, व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जीरो आ रहे हो, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जीरो हो। ये सारी बातें याद रखना, तो हम लोग केस हमारा कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाता है? जब कुछ भी कॉमन में ना हो, नथिंग इन कॉमन, जैसे ऊपर ये केस कर आए, वही वाली बात कर रहा हूं मैं, नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन में ना हो, एक बात, और हमारे पास क्या हो, ए इंटरसेक्टिंग बी नल सेट हो। ठीक हो गया, इंटरसेक्शन जीरो हो, ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, और जब ये होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही बनेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऑन सीन है। अच्छा जी, तो तुम लोग पूछो सर कौन सा केस ऐसा हो सकता है? भाई देखो, अगर मैं कोई एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई बीच का रास्ता तो नहीं है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक डाइस फेंक रहा हूं, तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 या 4 या 5 या 6, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं। लेकिन हमारे पास अगर मैं बात करूं ऑड और मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉमन होगा ना, ऑड और मल्टीपल 3 में कॉमन होगा। ठीक है, तो ये जरा बातों का ख्याल रखना है, कब हमारे पास कॉमन है और कब हमारे पास कॉमन नहीं है, तो वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस नहीं बनेगा जब कॉमन होगा। चिल सीन्स या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अच्छा जी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट उस पे लेके जाऊंगा, और नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट केस, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा जी भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होंगे? भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं हमारे पास जो क्या कर रहे हो हमारे पास, डज नॉट अफेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रहे हो, वो हमारे पास कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे हो, अफेक्ट ना कर रहे हो, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक बात। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई कि डज नॉट अफेक्ट ईच अदर, डज नॉट अफेक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, आपको इसे कॉमन से ना मिला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मिलाने बैठ जाइए कि सर इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है तो कॉमन नहीं है। भाई नहीं, प्लीज, इंडिपेंडेंट अलग चीज है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज है, मत मिलाना। ठीक है, इंडिपेंडेंट का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर क्या नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं मैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इनके बिटवीन कुछ कॉमन नहीं है, काइंडली प्लीज इस बात को याद रखना। अच्छा जी, चलते हैं आगे। फिर वो कहता है मेरे पास कि क्या किया जाए, देखो अब एक फॉर्मूला इंडिपेंडेंस चेक करने का मैं तुम लोगों को दे रहा हूं कि P A एंड B इज इक्वल्स टू PA इनटू PB, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B अगर अगर मल्टीप्लाई हो जाए PA इंटरसेक्टिंग B से, अगर मल्टीप्लाई हो जाए PA इंटरसेक्टिंग B से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट केस हो जाएगा।
ये कंडीशन है हमारे पास जो इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये कंडीशन है हमारे पास। कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, ठीक है। तो लेट सपोज एक रख लेते हैं हम लोग, कोई केस उठाते हैं भाई। लेट सपोज हमने क्या किया, एक कॉइन फेंक रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एक डाइस फेंक रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया। एक कॉइन भी फेंक रहे हैं और एक डाइस फेंक रहे हैं, अच्छा जी। और अब मैं कह रहा हूं कि एक इवेंट है मेरे पास के हेड आया, और एक इवेंट है मेरे पास क्या के 5 आया। मेरे पास कॉइन पे 5 आया, और एक इवेंट है मेरे पास कि मेरे पास कॉइन पे हेड आया और डाइस पे मेरे पास 5 आया, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, और डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ बच्चों, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, ठीक हो गया। तो ये दोनों मैंने देख लिए, अच्छा जी। तो अब अगर मैं कोई एक केस बनाऊं कि पी हेड आए और 5 आए एंड 5 आए, दोनों साथ फेंकने पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा कोई बच्चा मुझे। तो तुम लोग कहोगे सर जी कल ये हम लोग कर चुके हैं, दो इवेंट साथ हो रहे होते हैं तो एंड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। तो मैंने कहा हाफ इंटू 1/6, तो पी हेड एंड 5 की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा अब आ जाओ रूल में रखो, तो पी हेड एंड 5 की प्रोबेबिलिटी क्या पी हेड इंटू पी 5 से इक्वल हो रही है। तो तुम लोग कहोगे जी सर हो रही है, तो ऑन सीन्स हो गए। तो ये केस है हमारे पास इंडिपेंडेंट का। हमारे पास क्या हुआ कि देखो हेड अलग है और 5 जो है वो अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज हैं। तो यही इंडिपेंडेंट केस कहलाता है कि एक दूसरे पे कोई भी ताल्लुक ना हो, ऑन सीन्स है, एक दूसरे पे कोई भी ताल्लुक ना हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस सब में, अच्छा जी। तो अगर इसका भी एक जनरल फॉर्मूला बना दूं उसी के लिहाज से पी ए यूनियन बी, देखो फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का ही बनता रहेगा सिर्फ, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। तो पी ए यूनियन बी का अगर मैं फॉर्मूला बना दूं तो पी ए प्लस पी बी तो सिर्फ होता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो माइनस करते थे पी ए इंटरसेक्टिंग बी। तो पी ए इंटरसेक्टिंग बी की जगह अगर मैं पी बी भी लिखूंगा अब तो सही है, ऐसा ही है। पी ए इंटू पी बी भी लिखूंगा तो मसला नहीं है, क्योंकि हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं इंडिपेंडेंस का मतलब होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। पी ए इंटरसेक्टिंग बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, ये इंडिपेंडेंस का रूल है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक हो गया, ऑन सीन्स हो गए। अच्छा जी आगे आओ। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है एग्जॉस्टिव केस। एग्जॉस्टिव केस, ठीक हो गया। एग्जॉस्टिव केस क्या होगा, देखो एग्जॉस्टिव केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह ही है कि हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेट सपोज एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी, और एक इवेंट है बी, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर दो इवेंट है मेरे पास और दोनों दो ही इवेंट है, बस टोटल दो इवेंट है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं उन दोनों को मिलाऊंगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो तुम लोग कहोगे सर सिर्फ दो ही इवेंट है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कॉमन नहीं है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा सर। मैंने कहा ठीक हो गया। तो यही कहलाता है एग्जॉस्टिव केस, दो ऐसे इवेंट या तीन ऐसे इवेंट हमारे पास जो सम करके 1 बना रहे हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एग्जॉस्टिव केस बन जाएगा। तो एग्जॉस्टिव केस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिव केस उसी को कहते हैं जब हमारे पास क्या हो, कोई कॉमन ना आ रहा हो और दो या तीन जो केसेस हो वो टोटल मिला के क्या बना रहे हो, 1 बना रहे हो। इट मींस के वो ही टोटल प्रोबेबिलिटी बना रहे हो, ऑन सीन है। कोई कंफ्यूजन, अच्छा
एक क्वेश्चन करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, नहीं इंडिपेंडेंट का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C लेट सपोज है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D हमारे पास ले लेते हैं 0.2, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, ये खुद कह रहा हूं मैं, C and D are independent events, are independent events, ठीक है। Evaluate, find P, C and D और P, C और D। हाँ भाई, तो अब जरा तुम लोग मुझे बताओ क्या सीन्स होंगे। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताओ। मैंने पी सी 0.6 ली, पी डी 0.2 लिया, सी एंड डी मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये बोल दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ पी सी एंड डी बताओ, और फिर मैं कह रहा हूँ पी सी और डी बताओ, और फिर मैं कहता हूँ कि ये बताओ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि सी एंड डी आर एग्जॉस्टिव केस और नॉट। ये चार बातें मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, तो बताओ क्या सीन है। भाई सी एंड डी तो मिल गया ना हमें, क्योंकि अगर उसने इंडिपेंडेंट बोल दिया तो इंडिपेंडेंट का तो मतलब होता है पी सी इंटू पी डी जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है पी सी एंड डी के। तो ये तो चिल सीन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो पी सी और पी डी तो हमारे पास चिल सीन्स हो गया, तो इसकी टेंशन तो नहीं लेनी हमने, ठीक है। तो 0.6 इंटू 0.2, 0.6 इंटू 0.2, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं हो सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट का केस है। तो अब मैंने कहा जरा आगे आओ, ये बताओ कि P, दूसरा वाला P C और D क्या है। P C और D का मतलब P C यूनियन D है ना, सही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P C प्लस P D माइनस क्या है, P C इंटरसेक्टिंग D, ऐसे ही था। तो C इंटरसेक्टिंग D ऊपर निकाल चुका हूं मैं। तो पी सी इंटू पी डी हमारे पास पी सी प्लस पी डी 0.6 प्लस 0.2 माइनस पी सी इंटू पी डी कितना निकला था ये 0.12, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट का आंसर तो मैं लिख दूंगा नो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक हो गया। और फोर्थ पार्ट का आंसर मैं लिख दूंगा कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव केस। एग्जॉस्टिव केस क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो C और D 0.6 और 0.2 मिला के क्या बनते हैं 0.8, तो 0.6 और 0.2 हमें मिला के 0.8 बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास क्या नहीं है, ये हमारे पास एग्जॉस्टिव केस नहीं है, क्योंकि ये 1 नहीं बना रहा, ठीक है। ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चिल सीन्स, चले आगे। ये सीन्स हो गए हमारे। अच्छा जी, तो इस टॉपिक के सीन्स हमारे पास यही हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। चलो जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी भाई, ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन। कहता है कि डेटा अबाउट एम्प्लॉयमेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। A person that this area is chosen, the person from this area is chosen at random. Let M
be the event that the person is male and let E to be the event that the person is employed. सही है, E का मतलब है employed और M का मतलब है कि वो person male है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछ रहा है वो, तो मैंने कहा टोटल मेल बता दो कितने हैं, तो तुम लोग ऐड कर लोगे 206 प्लस 412, तो अल्लाह भला करे 618 ओवर नीचे हमारे पास टोटल आ जाएगा, और टोटल तकरीबन कितना है 618 प्लस 663. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास हो गया 1, तो ये हमारे पास हो गया 8 और ये हो गया 12 81. ठीक है. अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ M एंड E, तो M एंड E का मतलब तो ये हो गया ना बच्चों, कॉमन बिटवीन मेल एंड एम्प्लॉय, कॉमन बिटवीन मेल एंड एम्प्लॉय. तो चिल सीन्स ये हो गया 412 ओवर 1281. चिल सीन्स या कोई मसला, कोई मसला तो लेट मी नो. ठीक हो गया भाई, ऑन सीन्स है. अच्छा आगे चलते हैं. आर एम एंड ई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर. मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं पहले पी एम निकाल लेता हूं, ठीक है, फिर मैं पी ई निकाल लेता हूं और ये चेक करता हूं क्या वो पी एम इंटरसेक्टिंग ई के इक्वल है. तो एम इंटरसेक्टिंग ई तो मैं निकाल ही चुका हूं 412 ओवर 1281, और पी एम भी मैं निकाल चुका हूं, डेट इज 618 ओवर 1281 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बस निकालना है, तो ई है 412 और टोटल तो 1281 ही रहेगा. ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो. अच्छा अब ये अगर इक्वल आएंगे तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं आएंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा. ठीक हो गया. तो अभी तो इक्वल नहीं आ सकते, तो मैंने कहा नॉट इंडिपेंडेंट. सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की है, एम्प्लॉयड में दोनों लूंगा ना मैं, सॉरी. तो ये हो जाएगा 717, क्योंकि एम्प्लॉयड का तो हम दोनों से निकालेंगे ना, तो एम्प्लॉयड में दोनों लिया. और ये हमारे पास अगर इक्वल आ जाता है तो मैं इंडिपेंडेंट बोलूंगा, और अगर इक्वल नहीं आता तो मैं नॉन वो बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट नहीं है. चिल सीन्स हो गए, कोई मसला नहीं है. गिवन दैट द पर्सन इज चूजन इज एम्प्लॉयड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल. अच्छा तो मैंने कहा तो वही वाली बोंगी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली. तो मेन केस मेन कंडीशन अनएम्प्लॉयड हो गया, पर्सन चूजेस अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड वाले कितने 206 और 358, ये नीचे आ जाएगा. इन्हीं में से कोई एक केस ऊपर जाएगा. मैंने इसका शॉर्ट तुम लोगों को ये तरीका बताया था, पूरी प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालनी पड़ेंगी इससे हमें, बस जो कंडीशन बोली है उसी को टोटल बना लो, जैसे बना दिया मैंने. और ऊपर क्या ले आओ, ऊपर ये ले आओ कि फाइंड प्रोबेबिलिटी फीमेल, तो फीमेल 358 है, तो नीचे से ही उठा के ऊपर लाते हैं, तो 358 ऊपर ले आएगा. आई होप कोई टेंशन नहीं रही होगी. जो भी चीज चेक करनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सहॉस्टिव केस या सेट की टर्म में आंसर क्वेश्चन देना है, तो वो सारी बातें मैंने ऊपर कर दी हैं. और आई होप अब तुम लोगों को इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी. कोई कंफ्यूजन होगी तो तुम लोग मुझसे पूछ लोगे, ऐसा ही है.